तो बच्चों लेट्स स्टार्ट फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो हम शुरू करते हैं फेमा। बच्चों फेमा है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को शुरू सबसे पहले जो किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले उसको स्टडी करने से पहले द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। The objective of this act is to facilitate external trade and payment and for promoting orderly development and maintenance of foreign exchange market in India। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था फैसिलिटेट करना एक्सटर्नल ट्रेड को, उसके पेमेंट को एंड एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना। इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझते हैं। इस एक्ट से पहले इंडिया में कौन सा एक्ट था और जो 99 में ये एक्ट पास हुआ दिसंबर 99 में, और 1 जून 2000 से फेमा एप्लीकेबल हुआ। उससे पहले इंडिया में फेरा एक्ट था, फेरा एक्ट एप्लीकेबल था, और फेरा 1973, उससे पहले फेरा 1947 था। फेरा 1973 का जो एक्ट था वो एक जैसे इसका पूरा अगर हम एक्ट को देखें जो था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, तो जो पर्पस था उस एक्ट का वो था रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर फेमा को जब लाया गया तो उसका ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में डेवलप करना, उसको रेगुलेट उसको फैसिलिटेट करना, उस मार्केट को डेवलप करने में। ये जो ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव की वजह से जो बेसिक डिफरेंस अगर हम दोनों में देखेंगे फेरा 1973 में और फेमा में क्या डिफरेंस था, तो फेरा एक बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ था और फेमा उसके कंपैरिजन में बिल्कुल एक अलग ही अप्रोच के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी को ओपन किया गया और फॉरेन एक्सचेंज को वेलकम किया गया। जो फेरा एक्ट था उसमें किसी भी वायलेशन पर, वो एक वायलेशन को फेरा के अंदर अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कोई वायलेशन किया तो वो ट्रांजैक्शन में जो आपका एक्शन था वो एक क्रिमिनल एक्ट होता। क्रिमिनल एक्ट होने का मतलब ये था कि कन्विक्ट होने के बाद में आपको सीधी जेल की सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट था। जबकि फेमा के अंदर ये एकदम चेंज कर दिया और किसी भी तरह के वायलेशन को सिविल ऑफेंस बना दिया। सिविल ऑफेंस का बच्चों में मतलब ये हो गया कि अब आपको कन्विक्शन पर पेनल्टी से ही पेनल्टी दे करके आप बच सकते हैं, आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस का बेसिक डिफरेंस यही है जो इसमें। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन से फैसिलिटेशन किया गया, जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मार्केट को डेवलप करने में इंडिया के अंदर उसको काफ़ी हेल्प हुई। अब यहाँ पर ये हमको इस एक्ट का जो बेसिकली जो किस किस चीज़ से डील करता है, इसको अगर हम ब्रीफ में समझें कि इस फेमा के अंदर क्या क्या चीज़ है। फेमा के अंदर आप जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या था, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या था, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को इजीली, जिसमें आप एक कोई भी पर्सन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को इजीली कर सकता है, जो भी एक विद इन लिमिट के अंदर, और जहाँ पे आपको परमिशन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर आप आरबीआई से परमिशन लेके कर सकते हैं, और अदर ट्रांजैक्शंस ऐसे बना दिए गए जिसमें आपको कर ही नहीं सकते, यानी प्रोहिबिटेड। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस को 3 में डिवाइड कर दिया गया। वो सब हम इस एक्ट को जब स्टडी करेंगे तब इस चीज़ पॉइंट को हम समझेंगे। जो बेसिकली आपको फेमा में समझना है वो यही पॉइंट है कि एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिसको कि एक पर्सन विदाउट अप्रूवल कर सकता है विद इन लिमिट, कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिनको कि आपको करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट है, और कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब हम एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 किसकी चीज़ से डील करता है? रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
एक ये डेफिनेशन इंक्लूड करेगी कि ऑथराइज पर्सन की ऑथराइज पर्सन कौन है, पावर ऑफ आरबीआई इन ऑथराइजिंग एंड कंट्रोलिंग एपी यानी ऑथराइज पर्सन को, और कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज। अगर आप किसी भी प्रोविज़न और एक्ट में जो रूल्स रेगुलेशंस जो आरबीआई के बने हुए हैं उनका अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो पेनल्टीज आपको देनी होगी। यहाँ पर ये बड़ा डिफरेंस है फेरा में और फेमा के अंदर। और एक इंट्रोड्यूस हुआ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी, जिसकी की काफ़ी चर्चा आप आजकल सुनते होंगे। सेक्शन 13 के अंदर एजुकेटिंग ऑफिसर को क्रिमिनल कंप्लेंट करने का भी राइट है अगर उसको ये लगता है कि इस तरह जो ऑफेंस हुआ है फेमा में वो क्रिमिनल नेचर का है। तो क्रिमिनल पॉइंट को एकदम अवॉइड नहीं किया गया, सर्टेन ट्रांजेक्शन्स में इसको रखा है। सेक्शन 13 में हम इसको स्टडी करेंगे। ये एक्ट कब से आया? ये एक्ट आया था जून 1, 2000 से, जैसा मैंने पहले बताया था। बिफोर फेमा द फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 वाज इन फोर्स टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। बेसिकली जो डिफरेंसेस थे दोनों एक्ट में, फेरा में और फेमा 99 में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में कभी ये इस तरह की चीज़ आएगी नहीं, जो मैंने पहले भी इसको डिस्कस में कर चुका हूँ। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस के ऊपर। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ऑथराइज पर्सन की। ऑथराइज पर्सन इस फेमा के अंदर एक ऐसे पर्सन के रूप में है कि जिस पर्सन को एक ऑथराइज किया गया, किसके लिए? तो ऑथराइज टू डील एज ए ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन for the timing authorized under section 10 subsection 1 to deal in foreign exchange, कि वही पर्सन जो है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील कर सकता है जिसको आरबीआई ने इसके लिए ऑथराइज कर रखा है। ये परमिशन आपको मिलेगी आरबीआई के थ्रू। तो ऑथराइज पर्सन जो भी होगा वो पर्सन होगा जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है फॉरेन ट्रांजेक्शन में डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन का आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इसके अलावा जो टूर कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ भी के पास भी वो भी लाइसेंस इस चीज़ का ले लेती हैं। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को हम बाद में समझेंगे। इससे पहले जो एक इम्पोर्टेंट है पर्सन और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज यू में डिफाइन है। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, every artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses, and any agency, office, branch owned or controlled by such person. such person means जो क्लॉज में ऊपर डिफाइन है वो सब पर्सन की कैटेगरी में, यानी कि कोई भी एंटिटी हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, फर्म हो, AOP हो, BOI हो, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, एजेंसी हो, वो सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। Now, person resident in India, this is one of the most important definition, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अगर आएंगे तो वो दो नेचर के होते हैं। एक तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया PRI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया PRO आप उसको कह सकते हैं। इसके ऊपर और वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक पर्सन कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में। नाउ पहले इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि ये डेफिनेशन एज पर एक्ट ये डेफिनेशन क्या है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन क्या कह रही है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन, ये यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना है कि दिट इज़ मोर देन 182 days. It is not 182 days or more. This is more than 182 days. So 182 days के ज़्यादा
हाँ वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे दो एक्सेप्शंस इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट है a person who has gone out of India and who stays or stays out of India in either case। एक पर्सन जो इंडिया में ही रह रहा है, अब इसको हम इस तरह समझें कि एक पर्सन जो है वो इंडिया में रह रहा है, उसके लिए इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, या वो एक पर्सन जो इंडिया से बाहर ही रह रहा है, इंडिया कभी आता ही नहीं है, उसके लिए भी इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। तो ये डेफिनेशन का खास तौर पर हम किन लोगों के लिए क्राइटेरिया यूज़ होगा, ऐसे लोग जो इंडिया में हैं और इंडिया से किसी रीज़न से इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और वो लोग जो इंडिया के बाहर के हैं और वो किसी रीज़न से इंडिया में आते हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरी के पर्सनस के लिए हमें इस डेफिनेशन में उनका रेजिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना है। तो फर्स्ट केस में ये है दो कि a person who has gone out of India or who stays out of India in either case for or taking up, ये तीन जो पर्पस बताए गए हैं कि उसके लिए अगर एक पर्सन इंडिया से बाहर जाता है तो वो जो ये बेसिक यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। तो इस बेसिक क्राइटेरिया में वो पर्सन काउंट नहीं होगा, वो एक्सेप्शन जो इंडिया से बाहर जा रहा है किन रीज़न से जा रहा है, वो अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस और वोकेशन के लिए, और वो किसी ऐसे पर्पस से बाहर जा रहा है जहाँ पर उसका इंटेंशन जो है वो इंटेंशन लगता है कि वो एक अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। इसको हम अभी डीप में समझेंगे। द सेकेंड पॉइंट जो सेकेंड एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आपका ये हो गया और सेकेंड एक्सेप्शन आपका ये वाला है कि ए पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टेज इन इंडिया। एक पर्सन जो इंडिया आता है और वो किन पर्पस के लिए, इन आइदर केस अदरवाइज देन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन पूरा इस फर्स्ट जो इसका सबसेक्शन यहाँ पर आप देखिए, इस सबसेक्शन 2 इसका क्लॉज जो है आपके क्लॉज का, ये सब क्लॉज के अंदर फर्स्ट आपका एक्सेप्शन, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं और इस सेकंड एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन है यहाँ पे अदरवाइज देन। वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड के जो तीन पर्पस हैं उसके अलावा जो किसी रीज़न से या किसी पर्पस से इंडिया में आता है, वो इस 182 के क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे वो एक्सेप्टेड है, यानी कि वो पर्सन जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब इसको हम थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एक पर्सन स्टे करता है 182 डेज तक, अब ये पर्सन, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरीके के हम यहाँ पे एक पर्सन लेते हैं। फर्स्ट पर्सन लेते हैं यहाँ पर जो इंडिया से बाहर जा रहा है, ये यहाँ पर 182 डेज, मोर देन 182 डेज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज तक वो इंडिया में रहता है। देन वो अब दो रीज़न से जाता है, एक तो यहाँ पर तो वो थ्री पर्पसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, और एक है आपका अनसर्टेन पीरियड। अगर वो इन तीन पर्पस से इंडिया से बाहर जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो इस क्राइटेरिया में नहीं माना जाएगा। इट मीन्स वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो पर्सन माना जाएगा पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया। वो जिस दिन यहाँ से इंडिया से बाहर जाएगा इन तीनों रीज़न से, तो वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा।
अगर वो यहाँ रहता है, जो इन तीनों के अलावा किसी और रीज़न से इंडिया से बाहर जाता है, तब वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है इस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो उस दिन से वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया यानी पीआरओ कहलाएगा। और अगर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहता है, उसके बाद में वो किसी और रीज़न से इंडिया से बाहर जाता है, तो भी वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही कहलाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए, अब यहाँ पे आप मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2017 एंड 18 आप फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज से ज़्यादा है। और तो 2018-19 में वो अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, अगर वो इन 3 पर्पज़ के लिए आउट ऑफ इंडिया से जा रहा है, तब तो वो क्या माना जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया। और अगर इसके अलावा किसी और रीज़न से माना जाएगा तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही माना जाएगा। यहाँ पर यह है कि अगर वो एजुकेशन के लिए जा रहा है तो वो इस क्राइटेरिया के हिसाब से तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही होगा। लेकिन आरबीआई के सर्कुलर ने ऐसे बच्चों को या ऐसे जो भी पर्सन्स हैं जो एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनको नॉन रेजिडेंट ही माना है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो पर्सन जो, अगर एक पर्सन जो है वो इंडिया में आता है, ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज़ है कि अगर वो जो 3 पर्पसेस हैं, ये आपको याद रखना है 3 पर्पसेस, अगर वो इन 3 पर्पसेस के लिए आता है तो वो 182 के क्राइटेरिया में काउंट नहीं होगा। ठीक है। इट मीन्स क्या होगा कि अगर वो इन 3 पर्पस के लिए इंडिया में आता है तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा जिस दिन वो इस एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और किसी भी अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया में आता है, तो उस दिन से वो क्या माना जाएगा, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन इसके अलावा वो किसी और रीज़न से आता है तो वो, अगर प्रीवियस ईयर में तो वो वैसे ही पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया था, तो वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा अगर वो अदर पर्पस के लिए आता है। ये अब डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसको हम थोड़ा और इस एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जो तीनों जो डेफिनेशंस हैं इनको हमें बेटर समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये तो एग्जांपल्स हम लेते हैं पहले कि जॉन एंड हिज फ्रेंड्स केम टू इंडिया ऑन October 1st, 2022 from USA as tourists. The group was in India for 30 days tour. While visiting Amer Fort in Jaipur, Rajasthan on October 25th, John fell down from a fort wall and seriously injured himself. He had to stay in India till April 30, 2023 because of his injuries. What would be John's residential status as on आपका 1 अप्रैल? तो मैंने आपको इसको समझना है कि मान लीजिए जॉन और उसके फ्रेंड जो है October 1st को इंडिया आते हैं एज ए टूरिस्ट के, और 30 डेज़ का उनका पीरियड था। उसमें 25 अक्टूबर को जॉन एक आमेर फोर्ट घूमने जाता है और वहाँ से वो नीचे गिर जाता है, सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में अपनी इंजरीज़ की वजह से 30 अप्रैल तक वो इंडिया में रहता है। ऑन 1 अप्रैल 2023 को उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जॉन का क्या होगा? द फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे पर्पस क्या है इसका, पर्पस क्या है इसका, टूरिज्म। दैट मीन्स अदर देन थ्री पीज हम उसको बोलेंगे, 3 पर्पसेस से वो, अदर देन 3 पर्पसेस है जिसकी वजह से वो आता है। इसका मतलब जो 182 डेज का क्राइटेरिया है उससे वो काउंट उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। October 1 से लेकर के
1 अक्टूबर से लेकर के आपका 31 मार्च 2023 तक टोटल नंबर ऑफ डेज आपके होते हैं 182 डेज। तो अगर 1 अप्रैल को वो मोर देन 182 डेज तक इंडिया में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके बाद भी जॉन जो है वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया ही रह माना जाएगा। ठीक है, जॉन जो है वो PRO ही माना जाएगा, क्योंकि वो उसका जो पर्पस था, वो जो 3 पर्पसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, और तीसरा है अनसर्टेन पीरियड के लिए वो इंडिया में आना। ये तीनों रीजंस से अलग उसका यहाँ पे रीज़न है। इसका मतलब 182 डेज का क्राइटेरिया उस पर फिट नहीं होगा, और इसलिए वो भले ही वो आप यहाँ पर 182 डेज से ज़्यादा रहता है ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को जब हम देखेंगे कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो मोर देन 182 डेज यहाँ पे था, उसके बाद भी 1 अप्रैल को उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो पर्सन रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया ही काउंट होगा। ये अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ जाता तो जिस दिन वो आया उसी दिन उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो PRO से PRI पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो जाता। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अनलाइक इनकम टैक्स एक्ट, या इनकम टैक्स एक्ट में जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो फुल एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर के अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था। ठीक है, आप रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट थे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, लेकिन इन फेमा में आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो एक पर्टिकुलर डेट पर डिसाइड होता है कि आपका उस पर्टिकुलर डेट पर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इसलिए मोर देन 1 रेजिडेंशियल स्टेटस भी फेमा में आपके हो सकते हैं। मोर देन 1 रेजिडेंशियल स्टेटस भी एप्लीकेबल है, हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अजय इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजाइड्स इन इंडिया। He has gone out of India to London on 1st July 2024 for education purpose. For the financial year 2021, he was resided in India as PRI था वो। What was residential status for 21-22? वो एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया गया है। तो नॉर्मली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ही होगा, लेकिन RBI के सर्कुलर के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन के हिसाब से, चूंकि वो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, ना तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, ना वो बिजनेस वोकेशन के लिए गया, ना उसका कोई अनसर्टेन पीरियड है। अगर वो एक डिग्री के लिए गया है तो डिग्री कभी ना कभी तो कंप्लीट होगी और उसके बाद में वो वापस इंडिया आएगा, तो एक सर्टेन पीरियड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। लेकिन RBI के सर्कुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन रेजिडेंट होगा, जिसमें RBI ने स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं उनको नॉन रेजिडेंट बनाया। ये डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल में आपको लिखना है। अक्षय resides for 165 days in India and 200 days in Canada for the financial year 2021। तो 2021 में अक्षय 200 डेज तो कनाडा में था, 165 डेज इन इंडिया था। इट मीन्स क्या हुआ कि वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है फाइनेंशियल ईयर में PRO था। ही केम इंडिया ऑन April 1st 2021 for shooting of his film. He stayed in India till May 31st 2022. He did not shoot for any film thereafter but stayed in India. He left for Canada on 31st December 2022. Determine Akshay's residential status for 2021 and 20। तो 2021 में तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, उसका PRO ही होगा, क्योंकि वो इंडिया में सिर्फ 165 डेज तक ही रहा। यहाँ पे ये आपको लिखना है कि ये चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी कि वो किस पर्पज़ से 165 डेज था। अगर वो बिजनेस, वोकेशन और एम्प्लॉयमेंट की किसी रीज़न से हो
इंडिया में था तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, पीआरआई हो जाएगा, अगर वो इनमें से किसी रीजन से। लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि वो फॉर 2021 के लिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम काम करेंगे तो वो पीआरओ है। 1 अप्रैल को अगर वो इंडिया आता है तो उस दिन उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, पीआरआई हो जाएगा, क्योंकि वो किसके लिए आता है, वो बिजनेस और वोकेशन या अपने काम के लिए इंडिया में आ रहा है, तो बिजनेस एंड वोकेशन वाला जो क्लॉज है, सब क्लॉज, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, और उससे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो होगा पीआरआई, यानी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रह जाएगा, पीआरआई रहेगा, क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग के लिए है। और उसके बाद में यानी 20 में अगर उसने फिल्म की शूटिंग नहीं भी करी है लेकिन स्टिल वो इंडिया में है, तब भी फाइनेंशियल स्टेटस आपका जो होगा वो अक्षय का वो पीआरआई ही रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे देखना है कि वो इवन इफ, क्योंकि वो एक दिन के लिए भी अगर आप इंडिया में बिजनेस और वोकेशन के लिए आप इंडिया आए हो और उसके बाद में आपने कुछ टाइम तक काम किया है लेकिन आप इंडिया से बाहर नहीं गए हो, इंडिया में रहे हो, तो भी आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो सेम रहेगा। अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए या वोकेशन या अनसर्टेन पीरियड के लिए, तब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होगा। अदरवाइज अक्षय का रेजिडेंशियल स्टेटस जब तक वो इंडिया में है वो रहेगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एप्पल कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है। इसने चाइना में अपने ऑपरेशंस बंद किए और अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो इंडिया में लेकर के आया। यहाँ पे उसने एक रिसर्च एंड एआई लैब स्टार्ट करी जिसका हेडक्वार्टर था बेंगलोर। इसके अलावा एप्पल ने अपनी जो एआई यूनिट्स हैं वो हांगकांग में भी, सिंगापुर और सियोल में एस्टेब्लिश करी है, जिनका हेडक्वार्टर का बेंगलोर है। और जो बेंगलोर हेडक्वार्टर है वो ही इसकी जो एआई यूनिट है हांगकांग, सिंगापुर और सियोल में, उसके उन तीनों यूनिट्स को भी हेडक्वार्टर यूनिट बेंगलोर ही कंट्रोल कर रही थी। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा बेंगलोर का यूनिट का, हांगकांग, सिंगापुर और सियोल यूनिट का। यहाँ पे आप देखना है कि एप्पल तो बेस्ड है, कहाँ पे बेस्ड कंपनी, यूएस बेस्ड है, तो एप्पल का रेजिडेंशियल स्टेटस तो पीआरओ होगा। लेकिन जो बेंगलोर यूनिट है वो स्टार्ट हुई, वो एस्टेब्लिश हुई कहाँ पर, वो इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में। तो जो बेंगलोर यूनिट इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में, तो बेंगलोर यूनिट का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो पीआरआई होगा, क्योंकि बेंगलोर यूनिट आपकी ही इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, या स्टार्ट हुई है इंडिया में वो भी। और ये जो यूनिट है ये कंट्रोल करती है आपके हांगकांग, सिंगापुर और सियोल यूनिट को। तो जो क्लॉज इसके आगे हमें एक क्लॉज है, वो उस क्लॉज में अगर जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन है, तो जो ब्रांच ऑफिस और उसका एजेंसी है जिसका ऑफिस इवन इंडिया से बाहर है, लेकिन अगर उसको जो यूनिट कंट्रोल कर रही है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया में है, तो इन तीनों जो उसकी ब्रांचेस हैं या ऑफिस हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी इंडिया ही होगा। दैट मीन्स कि जो हांगकांग, सिंगापुर और सियोल है, इन तीनों यूनिट्स का रेजिडेंशियल स्टेटस होगा वो क्या कहलाएगा, वो इंडिया में ही होगा, यानी कि वो पीआरआई होगा। इससे रिलेटेड जो क्लॉज है वो हमने देखा नहीं, उसको हम देख लेते हैं। एनी पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो इंडिया में जिसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। जो पॉइंट था कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन, ठीक है।
एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि वो ऑफिस ब्रांच और एजेंसी जो इंडिया में है, रही उसका जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इन तीनों का ब्रांच हो चाहे ऑफिस हो और एजेंसी जो इंडिया में होगी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिया ही होगा। एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया से आउटसाइड है लेकिन उसका ओन्ड एंड कंट्रोल बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी क्या होगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होगा। ये पर्सन की रेजिडेंट इन इंडिया है जिसकी डेफिनेशन, और नेक्स्ट हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।